नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल HP स्टडी हब में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्वर संधि के पहले प्रकार दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ा था। हमने उसके तहत शब्दों को जोड़ना भी सीखा था। उन नियमों को हमने एक एक करके अच्छे से समझा था। उसके बाद हमने विच्छेद करना भी सीखा था और उसके लिए मैंने शब्द की पहचान बताई थी कि कैसे शब्द में हम मात्राओं की पहचान करके दीर्घ स्वर संधि के तहत उस शब्द का दो पदों में विग्रह कर सकते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह गुण स्वर संधि के ऊपर रहेगा। गुण स्वर संधि को आज हम समझेंगे। इस गुण स्वर संधि के विषय को आज हम शुरू कर दें। इससे पहले मेरी आपसे एक विनती रहेगी कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक गुण स्वर संधि को। दोस्तों, हमने अभी तक दीर्घ स्वर संधि में पढ़ा कि कैसे सजातीय वर्ण स्वर आपस में मेल करके दीर्घ रूप को धारण कर लेते हैं। पर हमने अभी तक, लेकिन जब मैं दूसरी वीडियो में बात कर रहा था, मैंने बताया था कि जो स्वर संधि में जो 11 स्वर हैं वो अपने आप के साथ और अन्य शेष बचे स्वरों के साथ योग करके विकार उत्पन्न कर सकते हैं। तो उसी कड़ी में आज हम जानेंगे कि कैसे प्रथम पद का जब आखिरी वर्ण हमेशा अ या आ रहेगा तो वो अन्य स्वरों के साथ मेल किस प्रकार से करेगा। गुण स्वर संधि में हम री तक पढ़ेंगे, तो भी मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है, आप उसे नोट कर सकते हैं। परिभाषा के तौर पर मैंने कहा है कि गुण स्वर संधि में यदि ए या आ के साथ लघु ई या दीर्घ ई या लघु उ या दीर्घ उ या फिर री का योग हो जाए तो ये क्रमशः ए, ओ और अर में बदल जाते हैं। अर्थात मेरा कहने का भावार्थ ये है कि अगर कहीं पर प्रथम पद का आखिरी वर्ण आपको अ मिले या फिर आ मिले और आखिरी पद का प्रथम वर्ण आपको ई या दीर्घ ई में कोई भी मिले तो ये योग करके हमेशा ए का विकार उत्पन्न करेंगे। ठीक वैसे ही जब आपके पास प्रथम, ये देखिए फिक्स रहेगा, प्रथम पद का आखिरी वर्ण हमेशा हमारे पास फिक्स रहेगा। आखिरी पद का प्रथम वर्ण हमने पहचानना है, वो रहेगा हमारे पास अगर लघु उ या दीर्घ उ तो वो बन जाता है ओ। ठीक वैसे ही री की बात करते हैं, ठीक वैसे ही हम री की बात करेंगे तो किस प्रकार से योग करके री का जो विकार उत्पन्न होगा वो हमारे पास अर का रहेगा। पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये इतना साधारण भी नहीं है। यहाँ पर जो अर लिखा है उस र के नीचे हलंत है। इस हलंत का मतलब ये है कि जो ये र है ये स्वर रहित व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके हम इनके योग के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण लेंगे और उसके बाद हम आज ही गुण स्वर संधि का विग्रह मतलब विच्छेद करना भी सीखेंगे। ठीक, यहाँ पर अगर कहीं पर आपके पास ये रहेगी, ऐसी स्थिति आ जाए या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, आ योग ई आ जाए, आप वैसे समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ये चारों के चारों योग मिलकर के ए बनाएंगे। ठीक, उदाहरण के लिए मैं अगर कोई लूं, उदाहरण लेता हूं। मान लो हमारे पास प्रथम पद दिया हुआ है सुर और द्वितीय पद दिया हुआ है इंद्र। तो इसका हमने योग करना है, कुछ नहीं करना है, प्रथम पद का आखिरी वर्ण देखना है। देखिए दोस्तों, यहां पर र
वर्ण व्यंजन है और हमेशा व्यंजन के साथ अगर संपूर्ण व्यंजन है तो उसके साथ कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता है। तो अगर र को हम देखें स्वर रहित करना चाहें तो आप इसे उच्चारित करके भी देख सकते हैं। र को जब हम पढ़ते तो अ की ध्वनि आ जाती है, तो मतलब हमने यहाँ से स्वर को अलग कर दिया, तो ये रहा होगा। तो वही जो मैंने कहा है कि आप क्या कर दीजिए, जो आखिरी वर्ण को है उसको बाहर निकाल दीजिए और बाकी को एज इट इज वैसे का वैसा लिखिए। यहाँ देखिए ई के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया है, अनुस्वार स्वरों के सिर्फ स्वरों के साथ लगते हैं, लेकिन स्वरों के बाद लगते हैं, स्वरों के बाद उच्चारित होते हैं, स्वरों के साथ मगर बाद में उच्चारित होते हैं। अनुस्वार की बात कही थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसे आप साइड में भी रख सकते हो या फिर वहीं पर लिख करके, आपको पता है कि इसे बाद में ही हमने लगाना है, तो यहाँ पर रखिए इसको। जो वर्ण रहा वो अलग कर दिया। अब अ और ई का योग, नियम हमने पढ़ा। अ और ई का योग क्या बनाता है? अ और ई का योग हमारे पास ए बनाता है। और ए की बात करें स्वर है, यहां पर हमने छोड़ा था किसको? अनुस्वार को, उसे यहां लगा लीजिए। ये बचा सुर और आखिर में ये बचा हुआ है। ए की बात करता हूं, स्वरों में हमने पढ़ा है कि मात्रा होती है। इस ए स्वर की मात्रा ये रहती है। बहुत सारे अगर कोई है ऐसा तो यहां पर अपना कंफ्यूजन दूर कर दे कि हम मानते हैं कि इसे ए पढ़ लेते हैं और इसे आई मान लेते हैं। ये गलत है, ये कोई वर्ण नहीं है। ए ये होता है जिसकी एक मात्रा रहती है, आई को हम इस तरीके से दर्शाते हैं जिसकी दो मात्रा रहती है। अब यहां पर ए स्वर आया हुआ है, ए की एक मात्रा रहेगी और ये स्वर रहित व्यंजन है। स्वर रहित व्यंजन जब भी आपके पास उसके ठीक बाद में कोई स्वर लगा होगा तो वो क्या करेगा? वो ठीक बाद में जो स्वर लगा हुआ उसे अपना स्वर दे देगा। स्वर क्या रहेगा? इसे दे देगा और साथ में अपनी मात्रा को भी देगा। मात्रा ए की क्या रहती है? ए रहती है, तो ये कुछ ऐसा बना होगा। पर मात्रा के साथ यहां पर अनुस्वार लगा हुआ था, तो उस अनुस्वार को इसके साथ यहां लिख लीजिए और कुल मिलाकर के आपके पास बना सुरेंद्र। ये हमने इसका एक उदाहरण लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको पदों का योग करना आ गया होगा। ठीक वैसे ही प्रथम पद का आखिरी वर्ण हमेशा, देखिए गुण स्वर संधि की बात करूं, आगे एक और स्वर संधि पढ़ेंगे हम, वृद्धि स्वर संधि, तो वहां पर प्रथम पद का आखिरी वर्ण हमेशा ए और आ रहेगा। पर आखिरी पद का प्रथम वर्ण अब यहां पर कायदे से ये आ गया हमारे पास, तो बनेगा क्या? ओ। इसके भी मैंने ओपन या खोल करके बताऊं तो ये रहेगा, ओ बनेगा और अन्य स्थिति रहेगी उसमें भी आपके पास ओ ही बनेगा। आ की बात करता हूं वहां पर भी ओ ही बनेगा। ठीक है। इसका योग करने से भी हमारे पास क्या स्थिति हो रही है? ओ ही बनेगा। उदाहरण लेता हूं इसका, एक उदाहरण लेता हूं। नव योग उड़ा। ठीक है दोस्तों, नवयोग उड़ा आया। यहां पर प्रथम पद का आखिरी वर्ण व्यंजन देखे तो वह है, लेकिन आखिरी वर्ण देखना है तो हमें इस व को, क्योंकि ये व्यंजन है, स्वर रहित करना पड़ेगा। स्वर रहित करूंगा तो मित्रों ये हमारे पास क्या रहेगा? अ आएगा। ठीक है, इसे लिख लो। ये बन गया हमारे पास नव। बाहर क्या आया?
अस्वर आया। आखिरी पद का प्रथम वर्ण क्या है? दीर्घ ऊ है। मतलब मैंने यहां से सिर्फ ये वाला उदाहरण लिया है, आप बाकी के जो यहां पर 4 केस बने हैं इनका उदाहरण ले सकते हैं। अन्य जो 3 बचे हैं इनका उदाहरण आप खुद से सॉल्व करें, घर में नोट्स बनाएं तो अच्छा रहेगा। जो शेष बचा है उसे शेष ही रखो। ए और ऊ का योग क्या बनाता है? हमें पता है कि ओ बनाता है। ये ऐसे का ऐसे ही आया, कुछ नहीं करना है। ये बेचारा स्वर रहित है। ए अजनबी तू भी कहीं आवाज़ दे कहीं से, मैं यहाँ टुकड़ों में जिया करता हूँ, तू भी कहीं टुकड़ों में जिया कर रही है। तो ठीक वैसे ही टुकड़ों में जी रहे हैं ये। तो ये कहता है ठीक है मैं स्वर देता हूँ तुझे, लेकिन ओ की मात्रा में बता दूँ आपको, स्वर की मात्रा रहती है ये, और ये जुड़ेगा, ये इसे अपना स्वर दे देगा, ये स्वर वाला बन जाएगा। लेकिन साथ में से क्या करना पड़ेगा? इसका एक काम करना पड़ेगा, मात्रा रखनी पड़ेगी। ये शब्द बना नवोड़ा, नव विवाहिता नारी, मतलब कि जिसका अभी अभी विवाह हुआ, जिस लड़की का, उसे नवोड़ा कहा जाता है। उड़ा मतलब विवाहित नारी। ठीक है, ये हमारे पास एक और उदाहरण हुआ। बाकी के आप खुद से ट्राई करें। एक अन्य उदाहरण लेता हूं कि हो सकता है आपके पास कभी ये वाला योग भी तो रहे। री का वैसे तो मैंने बता दिया कि अर रहता है, अर रहता है, और ये बनता है अयोग री भी, या फिर आ योग री भी, अर ही तो बनेगा। ठीक है, उदाहरण लेता हूं इसका। सप्त योग ऋषि। प्रथम पद का आखिरी वर्ण ढूंढना है हमने, बस काम इतना ही करना है यार, संधि में बाकी कुछ नहीं करना है। प्रथम पद का आखिरी वर्ण अगर आपने ढूंढ लिया, आखिरी पद का प्रथम वर्ण ढूंढ लिया, नियम आपको पता है, जो मर्जी दे दो आप कर लो, कुछ नहीं करना है। यहां से स्वर रहित कर दो इसे, तो ए की ध्वनि आ रही है। और अगर यहां पर ता होता भाई साहब, ता होता तो क्या करते? स्वर रहित करते तो मित्रों ये त आ जाता है। तो फिलहाल ऐसी कोई स्थिति हमारे पास नहीं है, तो बना क्या? ए बाहर आया, उधर से री बार निकला, और ये अयोग री क्या बनता है? ध्यान दीजिएगा, अयोग री क्या बनता है? आपके पास अर बनता है, अर्थार्थ, अर्थार्थ अर। सप्त तो ठीक है, अर बन गया, इधर शी है। अरे 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 सर, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि त है, त के ठीक बाद क्या है? स्वर है। कौन सा स्वर है? अ है, उदासीन स्वर है। सिर्फ यहां पर क्या दे देगा? स्वर दे देगा। उदासीन स्वर की मात्रा नहीं होती है, ये तो त बन जाएगा। इसे रॉ क्या कर दें? इसे रॉ का क्या कर दें? एक समझ में आपके पास ये रह रहा है कि सप्त और यहां हलंत ऐसा, चूंकि ये र आपके पास स्वर रहित है, स्वर रहित र है, रेफ का र कहते हैं। और जो स्वर रहित र होता है, इस रेफ के, ये जो भी एक ही स्वर रहित र होता है जिसे हम रेफ का र कहते हैं, ये हमेशा शिरोरेखा के ऊपर लगता है, और जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है। देखिए यहां पर सप्तऋषि, सप्तऋषि बन रहा है, तो ये यहां पर कुछ ऐसी स्थिति रही होगी। ये जो र लगा हुआ है श के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन इस श से पहले देखिए मैंने कहा ये स्वर रहित र है। इस र को हमने जिसके सर के ऊपर ये लगा हुआ है उससे पहले उच्चारित करना है, तो इसीलिए इसे पढ़ा जाएगा सप्तऋषि। ठीक है, र 4 प्रकार के होते हैं मित्रों।
र की बात करता हूं, यहीं क्लियर कर देता हूं आपको। र 4 प्रकार के होते हैं। एक तो ये वाला र है, सभी को पता है, संपूर्ण र। एक रहता है हमारे पास वर्ण विचार को आपने अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वर्ण विचार में कुछ जो वर्ण रहते हैं हमारे पास हिंदी वर्णमाला में खड़ी पाई वाले रहते हैं। अब खड़ी पाई क्या होती है सर? खड़ी पाई कुछ नहीं होते हैं, इस प्रकार के शब्द, इसे खड़ी पाई कहते हैं, ठीक है। और इस लाइन को हम कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं शिरोरेखा, ठीक। खड़ी पाई वाले शब्द जो है, अगर उनको हमने उनके साथ अगर र को लिखना है तो उस र को हम लिखते हैं, क्योंकि वो खड़ी पाई वाला शब्द जब अधूरा है और उसके साथ हमने र लिखना है, ये खड़ी पाई है, इस र को हम ऐसे लिखते हैं। 22 शब्द हमारे पास खड़ी पाई वाले होते हैं, वर्ण 22 वर्ण हमारे पास खड़ी पाई वाले होते हैं, ठीक है। अन्य रहते हैं हमारे 22 या 24 रहते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ गोल वर्ण भी रहते हैं। गोल वर्ण का कुछ नहीं है। गोल वर्णों में हमारे पास र की बात आती है जब भी, गोल वर्ण यार जैसे जिनमें खड़ी पाई नहीं है, खड़ी पाई को छोड़ करके जो भी रहेगा वर्ण वो गोल वर्ण में आएगा। र को छोड़ दो, र हमने पहले ही लिख लिया है, ठीक है। वो ऐसा, ये वाले देखिए, इनको अगर मैंने स्वर रहित लिखना है, स्वर रहित लिखना है तो मैं हलंत लगाया, ये तो हलंत हुआ। अगर मैंने इसमें इन स्वर रहित गोल वर्णों में अगर ये 9 रहते हैं र के साथ, लेकिन र को हमने हटा दिया तो 8 हैं। इनके साथ अगर मैंने र को जोड़ना है तो हम क्या कर देते हैं, ये लगा लेते हैं। ट्रक की बात करता हूं, इसका मतलब होता है स्वर रहित ट, ठीक है। ये लगा हुआ है र, ये बना हमारे पास ट्रक। नहीं तो हम क्या सोच रहे हैं, सच सच बताना, सोच रहे थे आज तक कि ये र है, ये र का चिन्ह है। नहीं मित्रों, ये र का चिन्ह नहीं है। ये वाला जो लगा हुआ है, ये हलंत लगा हुआ है, ये हल चिन्ह लगा हुआ है। ये दर्शा रहा है कि ये ट जो है ये स्वर रहित है, अधूरा है, सिर्फ र को दर्शाने के लिए ये वाला लगा हुआ है। ये तीसरे प्रकार का र हुआ। चौथा जो र रहता है वो रहता है ये, टच नहीं करना है नीचे इसको, नहीं तो अलग बन जाएगा आपका, ठीक है। इसको टच नहीं करना है। ये जो रहता है इसे भी हम र कहते हैं। इस र को कहते हैं हम रेफ का र, रेफ का र, रेफ का र इसे कहते हैं। ध्यान देना मित्रों, जो मैं यहाँ पर बात बता रहा हूँ आपको, ये जो 3 र है, ये तीनों के तीनों र स्वर वाले र होते हैं, अर्थात इनमें से स्वर अलग नहीं हुआ होता है। हिंदी में सिर्फ एक ही र ऐसा होता है जो स्वर रहित होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पहचान इतनी है कि वो शिरोरेखा के ऊपर होता है। और शिरोरेखा के ऊपर होता है तो उसे जिस शब्द के, जिस वर्ण के ऊपर वो लगा होता है उससे पहले उच्चारित किया जाता है। तभी तो हम आशीर्वाद की बात करता हूँ। आशीर्वाद को कभी ऐसा ना लिखिएगा मित्रों, ये आशीर्वाद हो गया, क्योंकि र श के ऊपर लगा हुआ है। ये वाला र आपको पता है, मैंने बता दिया है कि ये रेफ का र है, स्वर रहित र है, तो ये पहले पड़ जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा। अगर आप शुद्ध वर्तनी के आधार पर भी देखें तो ये अब आपका काम हो गया कि आशीर्वाद हो गया, वो के ऊपर लगा हुआ है। रेफ का र, ये वो से पहले पढ़ा जाएगा, इसे आशीर्वाद कहा जाएगा। ध्यान देना मित्रों, जो मैंने यहाँ पर ये जो खड़ी पाई वाला र कहा या फिर गोल वर्णों का र कहा, इसका सीधा सा मतलब होता है, सीधा सा मतलब होता है, क्या मतलब होता है कि जिसके साथ भी ये, जिस वर्ण व्यंजन के साथ ये लगे हुए हैं, वो वर्ण व्यंजन क्या है, अधूरा है, वो आधा है, और ये वाला र जो है पूरा है। कभी प्रश्न में आ जाए किसी के लिए कि बताइए कि जो ये वर्ण है, यहाँ पर अगर मैं पूछूं ट्रक में जो है अधूरा व्यंजन कौन सा है, र को मत कर देना कि नीचे सर ये लगा हुआ है तो र अधूरा, ये पूरा है। ट जो है, ट यहाँ पर अधूरा है, ठीक। इसी के चलते हमने इसे ये रूप दिया और ये हमारे पास बना सप्तऋषि। यहां तक गुण स्वर संधि को हमने जाना, जोड़ना सीखा। अब हमें इसे तोड़ना भी तो है। सर तोड़ेंगे कैसे? अरे तोड़ने की क्या बात है, इधर से तोड़ेंगे, पहचान लिख दी है। पहचान क्या है? शब्द में आपको, अगर कोई शब्द आपको दिया हुआ है, शब्द में आपको ए की मात्रा दिखे,
ओ की मात्रा दिखे, ये तो पता ना कि ओ की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, और ये रॉ, रेफ का रॉ है, ठीक है। ये मैंने अभी बताया आपको। शब्द में आपको अगर दूसरे वाले रॉ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ रेफ के रॉ की बात कर रहा हूं मैं, जिसको हमने हल चिन्ह से यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ है, दर्शाया हुआ है, तो ठीक है। अगर ये इस प्रकार से आए कि शब्द में अगर आपको ए की मात्रा दिखे, ओ की मात्रा दिखे, या फिर रेफ का रॉ रेखा मिले, तो वहां पर क्या हो सकता है, गुण स्वर संधि हुई हो सकती है। एक उदाहरण लेता हूं, मैं बताता हूं कि कैसे उदाहरण लेता हूं, उसे अब हमने तोड़ना है। जिस प्रकार से हमने दीर्घ स्वर संधि में तोड़ा था ना कि आ दिखा, दीर्घ ई दिखा और दीर्घ उ दिखा, तो उस दीर्घ उ या दीर्घ ई या फिर आ की जगह से हमने क्या कर दिया था, दो पदों में उस शब्द को तोड़ दिया था। ठीक वैसे ही हमने यहां पर भी काम करना है। उदाहरण लेता हूं, परमेश्वर। देखिए, परमेश्वर शब्द में कौन सी संधि हुई होगी, पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है। सिंपल, देखिए यहां पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए की मात्रा दिख रही है, तो समझो कि गुण स्वर संधि हुई होगी। अब यहां पर कैसे तोड़ना है इसे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इस म के ऊपर ये कुछ ऐसी स्थिति रही होगी इस मैं की, कर दो इसे अलग, ये ऐसा बना होगा आपके पास, ठीक है। ऐसा बना, जो स्वर अलग कर दिया उसे अलग कर दो। बाहर क्या आया, ए की मात्रा। ये ए की मात्रा को हम ऐसे वर्ण रूप देते हैं। बचता है जो, इसे रहने दीजिए। अब ए कितने प्रकार से बनता है, ए के लिए हमने देखा है वो अ ई से भी बन सकता है, अ ई से भी बन सकते हैं। यहां पर आपको जितना बड़ा आपका शब्दकोश होगा, जितना आपको शब्दों का ज्ञान होगा, वो काम आएगा। सीधी सी बात है, अगर ये वाला योग रहा, प्रथम पद में ये आ जुड़ेगा तो ये परमा बनेगा। ऐसा तो कोई शब्द नहीं देखा हुआ, इनको तो हम काट देंगे। बचता है, इन दो की बात आती है, और इन दो की बात आती है। पिछली वीडियो में मैंने बताया है, तालव्य वाला श लगा हुआ, यार तालव्य वाला श लगा हुआ है। तालव्य वाले श से पहले कौन सी ई आएगी, कुछ बताया था। तालव्य वाले श से पहले हमेशा आपने कौन सी ई लगानी है, दीर्घ ई लगानी है। मतलब अगर मैं इस ए को इस तरह से विखंडित करूं और ई की बात करूं, देखो क्या हो रहा है आपके पास, बहुत ही गजब का काम हो रहा है। टुकड़ों में टूट चुके हैं। जैसे ही आपने तोड़ा, पहले वाला पहले के साथ, दूसरे वाला दूसरे के प्रथम में जोड़ना है। बात इतनी खत्म। ये स्वर रहित व्यंजन, सामने क्या है, अ है। अ क्या होता है, उदासीन स्वर होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, सिर्फ इसके साथ जुड़ जाता है, तो क्या बनेगा आपके पास, परम। ठीक है। अब यहां पर ये इसके प्रथम में जाएगा, ये क्या टूटा, ईश्वर। इतनी तो बात है, इतनी ही तो बात है, इतनी ही तो बात है। अगर जो बहुत सारी परीक्षाएं होती है, पुलिस की परीक्षा, पीछे आप देखेंगे तो ये शब्द कई बार मैंने देखा हुआ कि पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में। राकेश, इसे कैसे करोगे आप, पहचान दिख रही है, बिल्कुल इसका ही उदाहरण है ये। क्या होगा, कौन सी संधि रही होगी, गुण स्वर संधि रही होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर ए की मात्रा हमें दिख रही है। यहां से तोड़ दीजिए, क क्या है आपके पास, व्यंजन है, क को तोड़ दीजिए, के की बात आती है तो ए बाहर आएगा। ये कुछ ऐसा रहा होगा, राक योग ए योग श। ए किससे बना हो सकता है, इन चार प्रकार से बन सकता है। ठीक है, आप चारों को प्रैक्टिस करके देखिएगा क्या बनेगा, उसके आधार पर देखिए। एक बात तो आपको समझ में आ चुकी है कि आखिर में क्या है, श है, तालव्य वाला श है, उससे पहले कौन सी ई आएगी, उससे पहले ई आएगी, दीर्घ ई। दो केस तो आपके पास पहले ही कैंसिल हो गए, खत्म। अब देखिए राक और ईश हो जाएगा, या फिर राका या ईश हो जाएगा। तो मैं अगर इसको लेता हूं, प्रैक्टिस जितनी करोगे आपका शब्दकोश भी उतना बढ़ता ही जाएगा। इजाफा कीजिएगा मित्रों अपने शब्दकोश में। ये बना, आ स्वर
तो देगा ही देगा, लेकिन अपनी मात्रा भी देगा। मैंने क्या कहा, ये पहले वाला पहले के साथ, आखिर वाला आखिर के साथ जोड़ो, राका। पूर्णिमा की रात, पूर्णिमा की रात राका। ईश मतलब स्वामी। पूर्णिमा की रात का स्वामी क्या हो जाएगा, राकेश, राकीश। राका योग ईश हो जाएगा। ऐसे अन्य उदाहरण आप खुद से प्रैक्टिस करते रहें। देखिए आपके पास क्या क्या बन रहा है, और उसी के उदाहरणों के तहत आप एक अन्य उदाहरण लेते हैं। यहां पर उदाहरण लेता हूं मैं सूर्य ऊर्जा का। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, वही ट्रिक लगानी है जो हम कर रहे हैं अभी तक। क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें पहचान करनी पड़ेगी। पहचान क्या है, ओ की मात्रा दिख रही है, इसको मत देखिए, ये रेफ का रॉ है, इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ स्वर रहित है। इसको जिस वर्ण के ऊपर लगा उसके ऊपर वैसे का वैसा रहने दो। हमने सिर्फ यहाँ पर इसका काम करना है। अगर ये वाली स्थिति मैं कह रहा हूँ तो यहाँ से बाहर क्या आएगा, यो की बात कर रहा हूँ, ये तो स्वर रहित रॉ लगा हुआ है, इसमें से स्वर क्या लगा हुआ था, ओ लगा हुआ था, उसे बाहर निकाल दो यार, वो बाहर आ गया। अदरवाइज एक अन्य रूप भी आप क्या कर सकते हैं, इस रॉ को पहले लिख सकते हैं। जिसको कंफ्यूजन हो रहा है उसे पता है रॉ हलंत के साथ ऐसे भी तो लिखेगा, थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लो, फिर करके देखो, फिर आसानी रहेगी। लेकिन यहाँ पर रॉ ऐसे लिख लो, पर आपने ऐसे करने में नहीं जाना है, सीधे क्या कर दो, आपको पता है ये स्वर रहित रॉ लगा हुआ है, ऊपर रहेगा तो इसका कोई काम नहीं है, ये ऐसे का ऐसे रखा। यहाँ से हमने ओ के ओ स्वर को बाहर निकाला, यो में कौन सा स्वर लगा हुआ था, ओ स्वर लगा हुआ था, ओ स्वर को बाहर निकाला। आखिर में क्या रहा, जो बचता उसे ऐसे का ऐसे लिखो। अब ओ आपके पास किससे बनता है, ओ आपके पास अ योग उ से बनता है, अ योग उ से बनता है, आ योग ये से बनता है, और आ योग उ से बनता है। कौन सा लेंगे, जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर अ आ जाए तो सूर्य बन जाएगा। शब्द है, सहज है, सार्थक शब्द है। ऊर्जा के साथ हमेशा दीर्घ ऊ रहता है। तो अगर मैं इस वाले केस को उठा करके देखूं तो क्या आ रहा है, अ योग ऊ, ऊर्जा के साथ हमेशा हमेशा क्या लगाना है, दीर्घ ऊ लगाना है। ये देखो स्वर रहित य है, स्वर रहित य है। तो क्या करेंगे आप, सीधे जोड़ दो इसे, क्या बन गया आपके पास, सूर्य योग ऊर्जा। ठीक, सर आपने दो के तो करा दिए, आखिर का भी तो करा दीजिए। कराते हैं, उदाहरण लेता हूं। एक उदाहरण, आखिरी उदाहरण है, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। कि उदाहरण लेता हूं, अब कैसे करोगे आप, यहां पर तो कुछ भी आपको पहचानने में नहीं आ रहा है कि आप कैसे करोगे। यहां पर तो आपको दिक्कत रहेगी, कैसे पहचानोगे आप इसे। कुछ नहीं है, रेफ का रॉ लगा हुआ है, रेफ का रॉ भी हमारे पास, देखो यहां से भी, यहां से तोड़ने मत लग जाना अब, क्योंकि सहज और सार्थक शब्द बन जाए। एक ही मात्रा आपको यहां पर भी दिख रही है, लेकिन यहां से आप तोड़ोगे, द योग वर्षी बनेगा आगे, द अ या ई, क्या जोड़ोगे आप, वो आपके पास सहज और सार्थक शब्द नहीं बनेगा। यहां से तोड़ने की कोशिश करना, यहां पर री आपके पास रॉ का, रेफ का रॉ लगा हुआ है। यहां देखिए हमने रेफ के रॉ से इसको नहीं तोड़ा हमने, क्योंकि यहां पर रेफ का रॉ के साथ क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है। और वो स्वर क्या है, हमारे काम का था, गुण स्वर संधि का स्वर था, जिसके साथ गुण स्वर संधि होती है, तो इसलिए हमने उसे प्राथमिकता दी। और यहां पर अगर हम आगे देव ऋषि की बात करें, यहां पर अन्य कोई भी तो स्वर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसको तोड़ने की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपके पास कौन सा स्वर रहा होगा, अर की ध्वनि आ रही है। अर कहां से आता है, री से आता है। ठीक है,
इसे खोल दीजिए, वो के वहां से आ जाएगा। देवऋषि है, श के ऊपर रेफ का र लगा हुआ है। रेफ का र हमारे पास पहचान है। रेफ का र का मतलब क्या होता है, ये स्वर रहित र है। देखिए उच्चारण के आधार पर उच्चारित करके भी देखिए, ये श से पहले उच्चारित हो रहा है, अधूरा है, स्वर रहित र है, शिरोरेखा के ऊपर लगा हुआ है। इसे अगर आप बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपके पास इस रूप में रहा होगा। ये वाला रूप रहा होगा आपके पास। अब वह वर्ण है, इसमें कौन सा योग लगा हुआ है, अस्वर लगा हुआ है। बात करें तो कहीं ना कहीं ये वाला जो र था, इधर से आपके पास अ स्वर बाहर निकल सकता है। इस व्यंजन से बाहर क्या निकला आपके पास, यहाँ बात करें तो ये रहा होगा और बाहर क्या आया, इससे अ निकाला। इधर क्या रहा है, र, स्वर रहित र है, ये ऐसा रहा। इसे साइड कर दीजिए, शी बना। और ये वाला क्या बन रहा है, अर बन रहा है हमारे पास। अर की बात करें, अर योग हमारे पास कहाँ से आता है। अर योग की बात करें दो तरीके से बनता है, या तो अयोग री से बनता है या फिर आयोग री से बनता है। अर आया, अब हमने देखना है या तो ये अ री से बना होगा या फिर आ री से बना होगा, दोनों से ही अर बनता है। पर अगर हम पहले केस की बात करते हैं, प्रथम के पहले वाला जो अगर इसमें टूट जाता है ये अयोग री में, ये पहले वाले के साथ जाएगा। पहले वाले के साथ ही अगर गया तो ये बना आपके पास देव, ये आखिरी वाले के साथ जुड़ेगा, ये बना आपके पास ऋषि। तो ये देव ऋषि की शब्द का विग्रह कर दिया, विच्छेद कर दिया। सूर्य ऊर्जा के केस में भी आप वही कर सकते थे। सूर्य आया, फिर वहां से इसे कर दो, ओ की मात्रा रही। इसे देखो कैसे लिख सकते थे, यहां पर बताया मैंने, साइड में रखा, ठीक है। उसके बाद अगर यहां से इसको तोड़ने की कोशिश करोगे, आप इसको यहां से तोड़ने की कोशिश करोगे, र नहीं यहाँ, क्योंकि इसको स्वर जाएगा, अगर यहाँ से बाहर निकल रहा है ऊ स्वर निकल रहा है, कुछ नहीं होगा। यहाँ हमारे पास सीधे तौर पर ओ की मात्रा दिख रही थी। पर यहाँ पर देव ऋषि की बात जब कर रहे थे, देव ऋषि में र सीधे यहाँ आ रहा था, उसे मैंने खोल करके आपको बताया कि आप ऐसे लिख लो। जिसको जिस तरीके से साधारण सा लगता है उसे उसी तरीके से लिख लो। जिसे डायरेक्ट आ गया है वो डायरेक्ट कर सकता है। अगर किसी में आपको दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत रहेगी। अपवाद की संधि की बात मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देव ऋषि को, क्योंकि ये स्वर रहित र है, इसको रेफ का र को पहले लिखा। अब बात आती है यहाँ से तोड़ना पड़ेगा, र की पहचान यहाँ से र से तोड़ना पड़ेगा ना। र मैंने लिखा यहाँ पर, तो र से पहले अगर र को तोड़ना पड़ेगा तो यहीं से टूटेगा। ये अस्वर में बाहर आया, अर बना, ठीक है। अर बना, अर को हम दो तरीके से तोड़ सकते हैं, तो वो यहाँ बन सकता है अयोग री या फिर आयोग री। आयोग री वाला केस अगर हम करते हैं तो वो वर्तनी के आधार पर अशुद्ध रहेगा, देवा, ठीक है। हमारे पास देव योग ऋषि, देव ऋषि बनेगा। और ये आज का हमारा पूरा का पूरा गुण स्वर संधि का जो लेक्चर है वो संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। संपूर्ण तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, अधूरे सभी रहते हैं, अधूरे हम भी हैं, क्योंकि आप वीडियो को ना तो लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, और ना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई सुझाव है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हमें छोड़ दीजिएगा। आपका सुझाव मैंने कहा है बार बार कि सर आँखों पर अगर कहीं पर आपको दिक्कत रहती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमें क्या बदलाव करने चाहिए, सुझाव दीजिए, हम निस्संदेह उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो भी कमियां हैं तो एक बार कमियां तो लिखिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया की साइट अलग अलग लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होते हैं, उनको भी आप क्या कर दीजिए, वहाँ पर हमें फॉलो कर लीजिए, ठीक है। पिछली 3 वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और इन्हीं बातों के साथ
आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।